हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीव प्रक्रम। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जीव प्रक्रम होता क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती रहती हैं और मरती रहती हैं। अतः जीवों में समुचित या सम्मिलित रूप से अनुरक्षण की क्रिया को हम जीव प्रक्रम कहते हैं। यानी कि नई कोशिका को बनने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है, यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमको कहाँ से मिलती है? भोजन करने से। इसी प्रकार आता है अब हमारा कि कैसे उपयोगिता क्या है जीव प्रक्रम की। जीव प्रक्रम की सहायता से शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिसकी सहायता से शरीर हमारा वृद्धि करता है और डेवलप होता है। हाँ। पोषण से हमारा जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य में वृद्धि होती है, जिससे नई कोशिकाएं बनती हैं, और नई कोशिका के बनने से हमारा शरीर डेवलप होता है। अब आता है कि जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जीवों में होने वाली वे सभी प्रक्रिया जीवों में होने वाली वे सभी रासायनिक प्रक्रिया को हम जैव प्रक्रिया कहते हैं। अब आता है कि जैव प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है। जैव प्रक्रिया प्राय दो प्रकार की होती है, अपचयी और उपचयी। अपचय में क्या होता है? वह क्रिया जिसकी सहायता से बृहद अणुओं को हम छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, उसे हम अपचयी क्रिया कहते हैं, जैसे पाचन क्रिया एवं श्वसन क्रिया। फिर आता है उपचयी क्रिया, ऐसी क्रिया जिसमें छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर हम एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं, जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज जैसे वृहद अणु का निर्माण करते हैं। फिर अब आता है हमारा पोषण। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए क्रियाएं करनी पड़ती है, और वो क्रियाएं करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमको भोजन से प्राप्त होती है। भोजन में कई प्रकार के विटामिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं, जिसे हम पोषक कहते हैं। अगर हम देखें तो सामूहिक यानी कि मोटे तौर पर जीव क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम पोषण को पोषक को ग्रहण करते हैं, यानी भोजन को, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। अब हमारा आता है कि जो पोषण पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण प्रायः दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में क्या आता है? सभी हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन खुद बनाते हैं, क्योंकि ये कहीं चल फिर नहीं सकते हैं आम जंतुओं के तरीके से। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, इसीलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। फिर आता है हमारा परपोषी। अब परपोषी होता क्या है? वह जंतु और बैक्टीरिया जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप से पौधों या कोई अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं। अब आता है हमारा परपोषी पोषण कितने प्रकार का। अब परपोषी पोषण तीन प्रकार का होता है। पहला मृतोपजीवी पोषण, दूसरा आता है परजीवी पोषण, और तीसरा आता है प्राणी संभोजी पोषण। सबसे पहले हम आते हैं कि मृतोपजीवी पोषण क्या होता है। इसमें वे आते हैं, वे जंतु या वे जीवित प्राणी आते हैं जो किसी मृत पौधे या मृत जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में विभक्त करके उससे अपना पोषण करते हैं, जैसे फफूंदी है, ईस्ट है, और मशरूम है इत्यादि। फिर अब हमारा आता है परजीवी पोषण। ऐसे जंतु जो किसी जीवित पौधे या जीवित जंतु
से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कि कई प्रकार के बैक्टीरिया और जुआ भी एक प्रकार का परजीवी होता है। प्रायः परजीवी अपने होस्ट को यानी जिस पर वो रहते हैं उसको नुकसान ही पहुंचाते हैं, और कई जंतु भी पोषण यानी परजीवी का कार्य करते हैं, जैसे एस्केरिस, सीताक्रिम और कई पौधे भी, जैसे अमर बेल। अब हमारा आता है प्राणी समभोजी पोषण। ये क्या होता है? इसमें बड़े यानी कि उच्च कोटि के जंतुओं को रखा गया है, जो अपना भोजन पौधों से भी ग्रहण करते हैं और जंतुओं से भी ग्रहण करते हैं, और इनमें एक पाचन तंत्र होता है जिसकी सहायता से ये वृद्ध अणु को ग्रहण भी कर लेते हैं और उसको विभिन्न भागों में बांट कर उसका अवशोषण करते हैं ताकि वो अपना पोषण कर सके। अब हमारा आता है कि शाकाहारी होता क्या है। आप लोग वैसे भी जानते हैं कि जो हरे पत्ते यानी कि जो हरी सब्जियां खाते हैं, जो पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। और जो जीवों के मांस से अपना भोजन यानी अपना पोषण करते हैं, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। और जो दोनों से अपना पोषण करते हैं, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अब हमारा आता है कि पोषण तो हो गया। अब क्या आता है हमारा कि पोषण हम पौधे कैसे करते हैं, यानी कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। पौधों में पोषण, पौधे अपना पोषण कैसे करते हैं? पौधे अपना पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने ग्लूकोज से करते हैं। यानी कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक में जो पाया जाता है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा में उपस्थित जल से वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उससे वो अपना पोषण करते हैं। इस पूरी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हमारा आता है कि प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 6CO2 प्लस 12H2O gives out प्रकाश और पर्णहरित। और इससे हमारा क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा हमारा, यानी इससे 6H12O6। अब इसके साथ में हमको मिलता है 6O2 भी मिलेगा, और साथ में 6H2O यानी कि हमको जल भी प्राप्त होता है और ऊर्जा भी मिलती है पौधों को। फिर से एक बार लिया, सुनिए, 6CO2 प्लस 12H2O gives out 6H12 और 6 प्लस 6H2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये है हमारी पूरी रिएक्शन जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। अब हम आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितनी चीजों का होना आवश्यक है। सबसे पहला हमारा आता है सूर्य के प्रकाश, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आता है जल, और आखिर में आता है पर्णहरित जो अति महत्वपूर्ण है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से ही पौधे ऊर्जा ग्रहण करते हैं और जिससे वो ये पूरी क्रिया संपन्न करते हैं। प्रकाश संश्लेषण बगैर सूर्य के रात में नहीं होता। हालांकि अगर हम लाल बल्ब या नीला बल्ब जलाएं तो कुछ हद तक हो सकता है। लाल जो प्रकाश होता है सूर्य का, उसकी उपस्थिति में ये क्रिया बहुत तीव्र होती है और नीले रंग की उपस्थिति बहुत कम होती है, और जो बीच के जो रंग आते हैं उसमें ये क्रिया नहीं हो सकती है। ठीक, यानी कि बगैर सूर्य के प्रकाश के ये क्रिया नहीं हो सकती है।
फिर हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक गैस होता है। इसको पौधे ग्रहण कर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक निश्चित बनी रहती है, वरना हम बगैर रह नहीं सकते। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, जो हमारे लिए बहुत जीवनदायी है। फिर तीसरा हमारे लिए आता है जल। जल तो वैसे ही जीवन कहलाता है, जल ही जीवन है। जल की सहायता से ये वृहद अणु ग्लूकोज तथा वृहद अणु का निर्माण करते हैं। अगर जल ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, बगैर जल के पौधे नहीं रह सकते हैं, और जब पौधे नहीं रहेंगे तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी, फिर हमारे पृथ्वी पर रहना असंभव हो जाएगा। तो ये हमारा आता है सबसे मेन इम्पोर्टेंट परहरिम यानी क्लोरोफिल। परहरिम पौधों के हरे भाग में उपस्थित हरी रवक में पाया जाता है। बगैर क्लोरोफिल के ये पूरी क्रिया संभव ही नहीं हो सकती है, क्योंकि यही वो मेन भाग होता है परहरिम, जिसकी सहायता से पौधे इस प्रकार के भोजन या पोषक का निर्माण करते हैं। फिर अब आता है हमारा जीवों में पोषण किस तरीके से होता है। जीवों में पोषण को हम 5 भागों में बांट देते हैं। पहला हमारा आता है अंतर्ग्रहण। सभी जीव भोजन को पहले ग्रहण करते हैं। कुछ अपने हाथों से मुंह में ग्रहण करते हैं, और कुछ जिनके हाथ नहीं होते हैं वो और कई तरह की प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा दूसरा आता है इसका पाचन। ग्रहण किए हुए भोजन को हम पाचन क्रिया के फलस्वरूप उसको पचाते हैं, यानी कि उसके वृहद अणु को हम सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है अवशोषण। पचे हुए भोजन से हम पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, जिसको हम अवशोषण कहते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है स्वांगीकरण। इसमें अवशोषित करे हुए भोजन को रुधिर की सहायता से कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जिससे कोशिकाएं जीव द्रव्य का निर्माण करती हैं, और जीव द्रव्य का निर्माण करने से नई कोशिकाएं बनती हैं। फिर अब हमारा आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, अवशोषित किए हुए पदार्थ यानी जो बच जाता है उसको हम मलमूत्र की सहायता से उत्सर्जित यानी बाहर निकाल देते हैं। अब हमारा आता है अमीबा में पोषण। हालांकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है और यह प्राय जल में ही पाया जाता है। अब अमीबा को तो हमारे तरीके से हाथ पैर होते नहीं है, वो जल में रहता है, और जब उसमें एक कूटपाद पाया जाता है, जिसको हम अमीबा का अस्थायी पेट भी कहते हैं। जब अमीबा को ऐसा लगता है कि पानी में कोई पोषक तत्व या उसके खाने के लायक चीज है, तो वो अपने कूटपाद को इस तरीके से बनाता है। बनाने के बाद ये भोजन के पास जाता है, और जैसे ही भोजन इसमें आया वही उसको बंद कर देता है और एक रेतिका का निर्माण करता है। फिर रेतिका में, क्योंकि वो केवल एक कोशिकीय जीव होता है, तो उसमें कई एंजाइम भी पाए जाते हैं। वो एंजाइम उस रेतिका में जाकर उसको पचाते हैं और जीव द्रव्य को बढ़ाते हैं, यानी जीव द्रव्य की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे फलस्वरूप एक नई अमीबा का जन्म होता है, और वो अमीबा उसी अमीबा से अलग हुआ भाग होता है। अब हमारे, क्योंकि अमीबा के अंदर जो होता है ये पूरी प्रोसेस, उसको हम फेगोसाइटोसिस